हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी में। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर 7 है। वो चैप्टर 7 क्या है? जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट आज हम आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। और हर एक वीडियो जो आपका चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 12 बायोलॉजी का, मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो दिया है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको प्रोवाइड किया है। सो आप लोग पूरा एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। जो भी आपको वीडियोस दिया गया है सभी हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और जो आपको चैप्टर ना समझ में आए उसको भी लेके कमेंट कीजिए। और कुछ लोगों की डिमांड थी, तो आप बोलिए कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट कीजिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके एक प्यारा सा अपने लिए नोट्स तैयार कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसमें आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में पूरा अध्याय आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रह्मांड व पृथ्वी यानी जैव विकास जीवों का विकास तभी होगा जब पृथ्वी व बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जीव किस पे रहते हैं? पृथ्वी और ब्रह्मांड पर निवास करते हैं, तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होगी ना जीवों से पहले। तो ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। जो ब्रह्मांड है कितने वर्ष पुराना है? जो ब्रह्मांड है लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष लगभग की 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। पृथ्वी चारों ओर से ओजोन परत का गठन किया हुआ है। जो पृथ्वी है यह चारों ओर से किस परत का गठन किया है? तो वो किया है ओजोन परत का। जब यह ठंडा हुआ तो जल वर्षा के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की क्या हुई? रचना हुई। ठीक है, अब इसी में आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक आता है सिद्धांत, वो आता है विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत आता है। इस मत के अनुसार पृथ्वी तथा जीव की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति द्वारा हुई है। यानी जो विशिष्ट सृष्टिवाद कहता है, इसके अनुसार अगर देखें तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है भगवान के द्वारा हुई, यानी किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई है। विशिष्ट सृष्टि के अनुसार यानी विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिनों में हुआ है। पहले दिन पृथ्वी व स्वर्ग बने, दूसरे दिन आकाश गंगा का निर्माण हुआ और तीसरे दिन पौधे तथा जड़ बने। जड़ नहीं है, जंतुए, पौधे तथा जंतुए के पूर्वजों के चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा और तारों का 5वां दिन और मछली और पक्षियों का तथा 6वें दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। अब इसी में एक मत आता है आपका स्वतः जननवाद या हमारे अधिवाद जीवो उत्पत्ति सिद्धांत। तो कई सिद्धांत थे पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति के। तो इस महत्व के अनुसार जीवों की उत्पत्ति दार्शनिक अजीवात कार्बनिक पदार्थों से होती है। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप हुआ। इस प्रकार से बने जीव पारस्परिक जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार जीव की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न होती है। अब आपकी आती है आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सूर्य से गैसीय पिंड अलग हो जाने से हुई है, अथवा धूल के धीरे धीरे संघनित होने से हुई है, जिससे हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना है।
और उत्पत्ति के समय यह कॉस्मिक गैस के गोले के रूप में थी। अब आपका जो आता है वो आता है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो जब वायुमंडल का ताप लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तब अनेक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। यानी कि जो वायुमंडल थी यह बहुत ही, इसका पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वायुमंडल का ताप कम होना हुआ और जब वायुमंडल का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तब अनेक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ था, निर्माण हुआ, जैसे एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, एथिलीन आदि। इनके जलवाष्प के साथ उपरोक्त यौगिकों के संघनन, बहुलीकरण तथा ऑक्सीकरण से सरल शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल तथा अमीनो अम्ल बने। प्रयोग द्वारा प्राप्त तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इनमें या इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आपका आता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल व शर्कराएं आदि समुद्र के गर्म जल में हमारे उबलते रहें, यहाँ पे उबलते रहे हैं तथा आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। मोनोसैकेराइड शर्कराओं के अणुओं के संयोजन से हुई सैकेराइड तथा मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइडों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब आपका आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। तो इस प्रकार बने प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के अणु परस्पर क्रिया करते रहे तथा इससे न्यूक्लियोप्रोटीन के वृहद अणुओं का निर्माण हुआ। वसा अम्ल तथा यह माना जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन में स्वतंत्र जीन का लक्षण रहे होंगे। इसकी तुलना एक वायरस से की जाती है जो किसी सजीव को कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाती हैं। अब आपका आता है कोलाइड्स, कोएस्टेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण। तो कार्बनिक युग्मिकों को गर्म सूप से पारस्परिक क्रिया होने से बड़े कोलाइड कण बने। प्रोटीन से इन बड़े अणुओं में विद्युत आवेश का गुण होता है जिसके कारण यह छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदे के रूप में कोलाइडी तरल बना लेते हैं, जिसने सिडनी फास्क ने स्फीयर्स कहा, जिसकी सहायता से किण्वन या अनऑक्सीकरण द्वारा विकास हुआ। अब आपका आता है पूर्व केंद्र की कोशिकाओं का निर्माण। तो ओपेरिन मत के अनुसार जिन कोएस्टेट्स ए में न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण हुआ, जिन्होंने आदि सागर से ग्रहण कर लिए, वह प्रारंभिक रूप कोशिका जंतुओं में विकसित हुई। ऐसे जीवों में आगे चलकर जीन उत्परिवर्तन के कारण विशिष्ट अंगक बने और इनके लक्षणों से विभिन्नता आई। अब आता है संयोजक कड़ियों से प्रमाण, यानी जो संयोजक कड़ियों से क्या क्या प्रमाण मिले थे जीवों के बारे में। तो जंतु जगत के कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं। इनमें से एक वर्ग के जंतु विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित होते हैं। ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ियाँ कहा जाता है जो दो वर्गों के बीच सेतु बनाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण संयोजी कड़ी निम्नलिखित है। पहला क्या है, विषाणु। तो विषाणु को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी मानी जाती है। दूसरी आती है युग्लिना। यह एक कोश की प्रोटोजोआ जंतु जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह जंतु संभोजी है किंतु पादप के समान भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है, अतः यह पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है पेरिपेट्स। पेरिपेट्स क्या है, यह संघ ओनाइकोफोरा का जंतु है। इसमें कुछ लक्षण संघ एनेलिडा के तथा कुछ लक्षण संघ आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। अगला आता है
प्लेरिक, यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी मानी जाती है। फिर आता है प्रोटोथीरिया, यह सरीसृप व स्तनधारियों के बीच की कड़ी है, जैसे टेकीग्लोसस। अब आपका आता है अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी कि अवशेषी अंगों से क्या क्या प्रमाण मिले थे। तो अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और क्रियाहीन हो गए हैं, लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा कार्यशील थे और ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कि सोचिए, क्या आपके कान का जो कर्ण पल्लव है, क्या इसका उपयोग है कहीं पे? क्या इसका उपयोग है कहीं पे? नहीं है, नहीं है ना, लेकिन तब भी है। तो ये सब जो अंग होते हैं, यह क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। अब आता है मनुष्य में अवशेषी अंग, यानी कि मनुष्य में अवशेषी अंग क्या क्या पाए जाते हैं? तो मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिसके कुछ उदाहरण निम्न है। पहला क्या है यहाँ पे? पूंछ कशेरुक। तो मनुष्य में पूंछ का अभाव होने के बावजूद भी कशेरुक दंड के अंत में 4 पूंछ कशेरुकाएं मिलकर को एसिड बनाती हैं और पूंछ कशेरुकाओं की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि यह क्या है? अवशेषी अंग है। फिर आता है अकल दांत, ये अकल दांत है। तीसरा मोलर दंत मनुष्य में अनावश्यक होता है, क्योंकि यह सबसे बाद में निकलता है तथा कभी कभी नहीं निकलता। यह प्राइमेट जंतुओं में अब भी क्रियाशील है। अगला आता है शरीर का बाल। तो मनुष्य में पाए जाने वाले बालों की उपयोगिता कम होने के कारण यह अवशेषी रूप में उपस्थित होती हैं। फिर आता है कर्णपल्लों की पेशियाँ। देखिए, फिर बात आई ना, कर्णपल्लों मतलब जो कान की पेशियाँ होती हैं। तो कर्णपल्लों पर पाए जाने वाली पेशियाँ मनुष्य में अक्रियाशील हो गई हैं, जो मनुष्य की पूर्वजों में क्रियाशील थी तथा कर्णपल्लों को घुमाने का कार्य करती थी। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि मनुष्य के पूर्वज आजकल के बंदरों की तरह अपना कर्णपल्लव हिला सकते हैं। अब आपका आता है पूर्वजत्ता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तो किसी जीवों या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता, परंतु पहले के पूर्वज में उपस्थित होते थे, उसे हम लोग पूर्वजत्ता या फिर प्रत्यावर्तन से प्रमाण कहलाता। जैसे कुछ अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो मनुष्य के शिशु में कभी कभी केनाइन दांत बड़े नुकीले होती हैं, और दूसरा, कुछ मनुष्य में आदिकपियों की तरह बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखे होंगे जिसके शरीर पे ढेर सारे बाल उगे रहते हैं, ठीक है ना। अब आता है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, यानी जीवाश्म विज्ञान से क्या क्या प्रमाण मिला था। तो जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगर आप लोग जीवाश्म का अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुए अवशेष से पहले लाखों करोड़ों वर्षों से पूर्व जीवित रहे होंगे, ठीक है ना। अब आता है जीवाश्म का बनना, यानी जीवाश्म आखिरकार कैसे बनती हैं। तो पहला जो जीवाश्म आता है साचा जीवाश्म। तो उन जीवाश्मों में जिनमें शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर की सांचा मात्र रह जाता है, इसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म बहुत प्रकार से बन सकते हैं, जैसे देखते हैं बहुत सारे से जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो कि दब के सड़ जाते हैं, तो उसमें केवल उनका सांचा ही बचता है, बचेगा ना। अब आता है आपका अगला नेक्स्ट, अपरिवर्तित जीवाश्म। जब जीवधारी का पूरा शरीर बर्फ में भली प्रकार से सुरक्षित रहकर संपूर्ण जीवाश्म बनाता है, तब इसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है। तो अपरिवर्तित जीवाश्म का परिभाषा क्या याद करना, जब जीवधारी का पूरा शरीर बर्फ में भली प्रकार से सुरक्षित रहकर संपूर्ण जीवाश्म बनाता है, तब इसे हम लोग अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। अगला आता है ठप्पा जीवाश्म। तो कभी कभी मरने के बाद सड़ने से पहले जीव चट्टानों पर अपना ठप्पा बना जाते हैं और ऐसे जीवाश्म को ठप्पा जीवाश्म कहा जाता है,
ठीक है, ठप्पा मतलब अपना फिगर बना देते हैं। अब आता है डार्विन की फिंचे। ये डार्विन के फिंचे क्या है? तो दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र में 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। जो दक्षिण अमेरिका है, जो दक्षिण क्या है, अमेरिका है, वहाँ पर एक समुद्र है और उसके पास में 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे पैमोस द्वीप समूह कहते हैं। इस द्वीप की वातावरणीय अवस्थाओं में अंतर होने के कारण यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में अंतर मिलता है और चोंच के अंदर ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीटभक्षी तथा शाकाहारी फिंच बना देते हैं। इसी कारण एशिया एवं यूरोप में मिलने वाले प्राणी अफ्रीका तो पहुंच गए परंतु अमेरिका नहीं पहुंच पाए और इससे निम्न निष्कर्ष निकलता है। पहला क्या निकलता है? पहला ये निकलता है कि प्रकृति में एक जीव जात की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है। अगला दूसरा है किसी जात की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाता है। और तीसरा, भौगोलिक अवरोधों से पृथक हुई समान जात के जीवों में विभिन्नताएं मिलती है। अब आपका आता है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी जंतु। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल स्तनधारी प्रोटोथीरिया तथा मेटाथीरिया उपवर्ग के प्राणी हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूथीरिया में वर्ग प्राणी मनुष्य द्वारा लाए गए हैं। स्तनधारियों का विकास मीसोजोइक महाकल्प के अंत में हुआ। उस समय महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी तस्मनियन बाघ, बिल्ली, धारीदार चींटीखोर, शिशुधानी चूहा इत्यादि थे। अब आता है यूरेनियम लैड विधि। अब यूरेनियम लैड विधि द्वारा हम लोग किसी भी जात का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडियोधर्मी यूरेनियम तत्व अतिमंद एवं अपरिवर्तित दर से अपने अरेडियोधर्मी समस्थानिक रूप में लेड और हीलियम में बदलता रहता है। वातावरण में हुए तापीदाप एवं रासायनिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। इस प्रकार यदि किसी चट्टान में यूरेनियम एवं लेड अनुपात का पता लगाया जाए तो उसकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग इसके जो अनुपात का है पता लगा लेंगे यूरेनियम एवं लेड का, तो किसी भी जीव जंतु के आय का यानी कि उसके वर्ष का पता लगा सकते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना है, कब से जीवित है, कब से आया है। अब है यूरेनियम रेडियोधर्मी कार्बन विधि। इसके द्वारा भी हम लोग किसी भी जीव का उसके वर्ष आयु के निर्धारण में प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का केवल 40,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है। अर्थात समझने के लिए कह सकते हैं कि किसी जीव की मृत्यु होती है तो रेडियोधर्मी कार्बन 14 मंद तथा अपरिवर्तित गति से अपनी रेडियोधर्मित खोकर C12 में बदलते रहते हैं। यानी जो कार्बन 14 से किस में बदल जाता है, कार्बन 12 में बदल जाता है। और किसी जीवाश्म में उपस्थित जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जा सकता है इसी के द्वारा। अब है भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। ये भूवैज्ञानिक समय मापक्रम क्या है? पृथ्वी का आवरण बनने से लेकर पृथ्वी के इतिहास के संपूर्ण समय का यह मापक्रम है। जीव की उत्पत्ति से आज तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला जो विभाजित किया गया है वो किया गया है आधकल्पी या फिर आर्कियोजोइक, और दूसरा है प्राजीवी या प्रोटीरोजोइक, और इन्हीं दोनों को पीकेबियन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है पुराजीवी या पोलियोजोइक, और जो चौथा है मध्यजीवी या मीसोजोइक, और जो पांचवा है वो है आपका नूतन जीवी या सीनोजोइक, और इन तीनों को कैम्ब्रियन कहा जाता है। अब आपका है इसमें पहला यहाँ पे लैमार्क द्वारा उपस्थित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, और दूसरा जो आता है इसी में डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत।
अब इसमें पहले देखेंगे आंतरिक जैव बल। तो जीव के आंतरिक बल को, जीवों के आकार को, जीव के आंतरिक बलों में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रकृति होती है, जिसका अर्थ यह है कि जीवों को पूरे शरीर तथा उनके विभिन्न अंगों में बढ़ाने की प्रकृति होती है, इसीलिए कहते हैं जीवों में आंतरिक बल उपस्थित होता है। यहाँ पे अगला आता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इस प्रकार जीवन काल में आए परिवर्तनों को जीव उपार्जित कर लेता है और इसे अनुवांशिकी द्वारा अपनी संतानों में पहुंचा देता है। पहला इसमें क्या था? पहला ये है कि बीजमान ने विकलीकरण प्रयोगों वज्र जो है सफ़ेद चूहों की पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया और कई पीढ़ियों में यह करने के बाद इनमें उत्पन्न किसी भी शिशु में कटी पूंछें नहीं पाई गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इसमें लक्षण आए वो आए उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो जो बीजमान था, बीजमान ने क्या किया कि जो चूहे थे उसको क्या किए, उनके चूहे के पूंछों को काट दिया और काटने के बाद कहा कि देखिए नेक्स्ट वाले के जो बच्चे होंगे क्या उनके पूंछ कटे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती। चीन में स्त्रियों में छोटे पैर सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, जिसके लिए वे लोहे के जूती पहनती हैं और कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के बाद भी उनके बच्चे के पैर सामान्य नहीं होते हैं। इसी में एक प्रयोग आया समनर का प्रयोग। तो समनर ने सफ़ेद चूहों को 20 सेल्सियस तथा 30 सेल्सियस ताप पर पाला, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर, पूंछ तथा पिछली टांगें लंबी हो गई। यह उपार्जित लक्षण उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरित हो गया। अगला आया कैमरर का प्रयोग। तो 1924 में कैमरर ने कुछ सैलामेंडर को काले वातावरण में रखा और कुछ पीले वातावरण में रखा। कुछ वर्षों बाद काले वातावरण में रखे गए सैलामेंडर के शरीर पर काले धब्बे तथा पीले वातावरण में रखे गए सैलामेंडर में पीले धब्बे मिल गए और यह गुण उनके संतानों में भी वंशागत हुई। अब आपका आता है संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रकृति। तो प्रत्येक जीव की यह प्रकृति होती है कि वह जन्म द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करे, लेकिन उससे उत्पन्न सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की संख्या ज्यामितीय अनुपात में ही होती है। अगला जीवों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो क्या पाई जाती हैं? जीवन के लिए संघर्ष। तो प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी में अधिक से अधिक व्यक्ति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जो उपरोक्त दिए गए सीमांत कारकों से सीमित हो जाती है, जैसे खाना, साथी, स्थान आदि की होड़ पर भक्षी जंतु, रोग तथा प्राकृतिक विपदाएं इत्यादि में फंस जाते हैं या फिर आ जाते हैं उनके ऊपर। अगली पाई जाती विभिन्नताएं। तो यह बात सर्वविदित है कि जीव कभी भी एक से नहीं हो सकती, यानी कि एक समान नहीं हो सकती। एक ही माता पिता की 2 संतानें भी कभी एक से नहीं होती और इसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। अगला जो गुण पाया जाता है योग्यता की उत्तरजीविका। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया। लंबी गर्दन वाले जिराफ को उत्तरजीविका का अधिक अवसर मिला तथा वह संख्या में बढ़ने लगे और छोटे गर्दन वाले जिराफ लुप्त हो गए। अब आपका आता है डार्विनवाद की आलोचना। यानी डार्विनवाद की आलोचना भी हुई कि डार्विनवाद अंगों के प्रारंभिक विकास को नहीं समझाता और यह योग्यतम की उत्तरजीविता को समझाता है। अगला क्या आया? डार्विन अंगों के नष्ट होने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। और अगला जलीय जंतुओं तथा स्थलीय जंतुओं से विकास नहीं समझा पाए। और अगला अवशेषी अंगों को नहीं समझा पाए। तो यह डार्विन की कमियां थी। अब आपका आता है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत नव डार्विनवाद। तो आधुनिक जीवशास्त्री जैव विकास को एक प्राकृतिक तथ्य मानते हैं। डार्विन ने प्राकृतिक चयन को भी एक प्राकृतिक तथ्य माना गया, जिससे नई जातियों का विकास होता रहा। तदनुसार इस सिद्धांत में 5 मूल प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई। पहला किसको दी गई? तो पहला दी गई जीन उत्परिवर्तन, दूसरा दी गई गुणसूत्रों की
रचना एवं संख्या में परिवर्तन, और अगला आया जीन पुनर्निर्माण, और फिर आया प्राकृतिक चयन, और नेक्स्ट आया जननिक अलगाव। अब इसमें आया स्थानांतरण। तो जाति की एक आबादी से दूसरे में सदस्यों का जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है अनुवांशिक अपवाहन। तो कभी कभी महामारी, अकाल से किसी जाति की संख्या बहुत कम हो जाती है, अतः इन सदस्यों के जीन समूह जाति के सामान्य नमूनों से भी भिन्न हो जाते हैं, और इसी को अनुवांशिक अपवाहन कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? आइनोथेरा ग्रीमास। नेक्स्ट है आइनोथेरा रुब्रीनेस्किस, और नेक्स्ट है आइनोथेरा नेरिसला, और नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा हमारा कि आइनोनेरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6, ये छठवां हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखना। ये दूसरा है, ये सही है क्योंकि ये इसी में है, ठीक ना। फिर है यहाँ पे हमारा आइनोथेरा बेबी स्टाइलिस, और अगला है हमारा कि आइनोथेरा एल्विडा। पहला देखें तो जीव में नई जातियों को उत्पत्ति डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा उत्पन्न क्रमिक विकास के कारण अचानक प्रकट होती है, इसको कहते हैं अनुवांशिक अपवाहन में। दूसरा क्या इसमें आया? जिन जीवों में उत्परिवर्तन होता है उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं, और यह शुद्ध नस्ल की होती है। और जो चौथा है, उत्परिवर्तन किसी भी दशा में हो सकते हैं तथा उनमें प्राकृतिक चयन होता है। नेक्स्ट चौथा है अवांछित उत्परिवर्तन प्राकृतिक चयन द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और पांचवा है घातक परिवर्तन प्रभाजी अधिकतर अप्रभावी होते हैं, और जीवों में अधिकतर जिनके एलील उत्परिवर्तन द्वारा ही बनते हैं। अब आता है विकास से संबंधित नियम, यानी विकास से संबंधित क्या क्या नियम आए थे इवैल्यूएशन से। तो पहला आया था एलील का नियम। तो अधिकाधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु जातियों में शरीर के खुले भाग जैसे पूंछ, कान, पाद आदि सैन्य छोटे होते हैं, ताकि इन्हें माध्यम से ताप की हानि बहुत कम हो। अगला आता है वर्जमान का नियम। तो ठंडे प्रदेशों के नियमातापी जंतुओं में शरीर अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। और नेक्स्ट आया कोप का नियम। तो जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतुओं में शरीर के अधिकाधिक बड़े होते हैं, और इनमें रहने की क्या होती है? प्रवृत्ति रहती है। नेक्स्ट आता है आपका डोलो का नियम। तो जैव विकास के समय लक्षणों में जो प्रमुख भेद हो वे दोबारा नहीं होती, और इसी को हम लोग डोलो का नियम कहते हैं, अर्थात जैव विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता। अब आपका आता है हार्डी-वीना वर्ग संतुलन को निम्न घटक प्रभावित करते हैं, जैसे कि पहला क्या आता है? तो जीन उत्परिवर्तन, अनुवांशिक विचलन, अनुवांशिक पुनर्योजन तथा प्राकृतिक वर्ण। तो पहला है इसमें उत्परिवर्तन। तो ये अचानक होने वाले परिवर्तन हैं जो जीन में स्थायी परिवर्तन कर देते हैं, और ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। अगला है जीन पुनर्संयोजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के मध्य फ्रांसिका और स्वतंत्र अपव्यूहन तथा निषेचन के दौरान युग्मकों को अवजरवादी संलयन के कारण जिन्स के हजारों नए उपयोग उत्पन्न होते हैं, इसे हम लोग जिन पुनर्संयोजन कहते हैं। अब आपका आता है मानव का विकास निम्न चरणों में हुआ, यानी जो हमारा मानव विकास है उसमें क्या हुआ था? उसका निम्न चरणों में उनका विकास हुआ था। प्रथम चरण या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेसीना चरण। तो खड़ी मुद्रा, छोटा मस्तिष्क पूर्व प्लीस्टोसीन में मान खड़ी मुद्रा में हो गई, लेकिन उसका मस्तिष्क कपि के मस्तिष्क के आकार का था। इस प्रकार इस तरह के मानवों को उपकुल ऑस्ट्रेलोपिथेसीन में रखा गया, और इसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला क्या था? यह लगभग 4 फीट लंबा तथा इसका वजन 20 से 35 किलो था। और अगला, इसकी कपाल गुहा का आयतन 450 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। तीसरा है
कैनाइल दांत कपी से छोटे तथा बाहर निकले हुए नहीं थे और करोटी के पीछे ग्रीवा पेशियों को सहारा देने के लिए उभार भी नहीं थी। और अगला आता है पांचवा, मोलर दंत बड़े तथा मुख आगे को निकला हुआ था। और अगला है श्रोणी मेखला चौड़ा तथा गहरी थी। और जो सातवां आता है, औजार बनाकर शिकार करते थे। ये बड़े औजार बना क्या करते थे? शिकार करते थे। नेक्स्ट आता है द्वितीय चरण या पिथेकैंथ्रोपिन चरण। तो इसमें पहला आया जावा मानव, जो था इसमें जावा मानव आया द्वितीय चरण में। तो इसके औजार जीवाश्म यूजिन ड्यूबोइस को 1891 में पूर्वी जावा की सोलो नदी के पास प्राप्त हुआ। यह लगभग 6 वर्ष पूर्व मध्य लिप्स्टीसीन में पाए जाते थे। मायर ने 1950 में इसे होमो इरेमट्स नाम दिया और इसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला क्या था कि यह लगभग 5 फीट लंबे थे और इनका वजन 70 किलो था। और अगला, इसमें जबड़े आगे की ओर निकले हुई तथा ढूंढी का अभाव था। और तीसरा जो पॉइंट था वो था माथा आगे की ओर निकले थे और इसका वजन 70 किलो का था। और जो हमारा चौथा था, यह गुफाओं में रहते थे। और नेक्स्ट आपका आता है, वह आता है होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस में क्या क्या लक्षण थे? इसका कद 110 से 140 सेंटीमीटर था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। यह सीधा चलता था और दांत मानव के समान थे। अब आपका आता है तीसरा चरण। तो तीसरा चरण देखें तो बड़े आकार का मस्तिष्क मानव वाले आए। तो इसमें जीवाश्म आदि गिलस्टोसिन में 40,000 वर्ष पूर्व मिले। यह खड़ी मुद्रा में चलते थे। यह खड़ी मुद्रा में हमारे चलते थे, ठीक ना। इसका विवरण यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी रूस में था। अब आपका नियंडरथल मानव। तो इसका नाम होमो नियंडरलेंसिस रखा गया और इसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला क्या था? इनका कद 160 सेंटीमीटर था। यह सुडौल तथा भारी शरीर में थे और इनका कपाली गुहा का आयतन 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो कि वर्तमान मानव की क्या है? बराबर था। और इसमें एक और गुण पाया जाता है कि ये मुर्दों को रीति रिवाज के साथ दफनाते थे। अब आता है चौथा चरण, यानी बोलते वर्तमान चरण, यानी जो हम लोग का चरण चल रहा है इसको हम लोग चौथा चरण कहते हैं। तो वर्तमान मानव देखें तो वर्तमान मानव की उपजाति को होमो सैम्पियंस कहते हैं। होमो सैम्पियंस कहते हैं। इसका उद्भव 10,000 वर्ष पूर्व कैस्पियन सागर के पास हुआ। इस दौरान इसके निम्न लक्षण विकसित हुए। पहला क्या हुआ कि मानव पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया तथा कुछ कशेरुक दंड में 4 उल्टे घुमाव आ गए। और जो दूसरा था, प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज़्यादा विकसित होते गए, जिससे इनका स्थान सर्वोत्तम हुआ। और जो तीसरा है, कपाल गुहा आयतन 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया और हाथ पैरों से सीधा तथा छोटा हो गया और माथा सीधा तथा चौड़ा हो गया। तो यहाँ पे चैप्टर 7 आपका कंप्लीट है। जो टॉपिक आप पुनः समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्लास 12 चैप्टर जो 7 है कंप्लीट है और हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।